नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो आज हम प्रश्न कराने वाले हैं वो आपके आने वाले सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन है आपके समस्त प्राणियों में पाई जाती है, बी ऑप्शन में है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, सी ऑप्शन में है समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है और डी ऑप्शन में है अध्यापक से बालक तक आती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सीखना एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या इसके द्वारा हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है। जन्म से तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, बी ऑप्शन में है प्रश्न का कठिनाई स्तर, सी ऑप्शन में है छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय और डी ऑप्शन में है प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों प्रश्न की कठिनाई स्तर सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। छात्र द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में लगने वाला समय प्रश्नों की कठिनाई स्तर और विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, वैयक्तिक अध्ययन हेतु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक अध्ययन हेतु, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्या का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है। इस विशेषता को स्वयं गति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग द्वारा, अंतरंग द्वारा, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों निरीक्षण द्वारा हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अवचेतन मन का अध्ययन निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक एवं उपयुक्त विधि है। अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करता है उनका उसी रूप में निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुण से भली भांति परिचित हुआ जा सकता है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख आदर्श सोच, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों बहिर्मुख हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहिर्मुख गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता चिंतन का एक विशेष प्रकार है जो एक अद्वितीय और नया तरीका है। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन के परिणाम स्वरूप ही दुनिया में अनेक आविष्कार हुए हैं। ऐसा पाया गया है कि बहिर्मुख गुण वाले प्रतिभाशाली लोग आमतौर पर सृजनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम यानी सामान आलेख।
इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समस्या परक सूची। विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण एवं सोशियोग्राम पाठ्यक्रम निर्माण की विधियां हैं। इनमें समस्या परक सूची को सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस विधि का प्रयोग शिक्षार्थियों में मौलिक समझ को विकसित करना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का संकुचित अर्थ। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह शिक्षा की संकुचित व्याख्या है। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो या अन्य स्थान पर। एक निश्चित स्थान पर शिक्षा प्रदान करना शिक्षा को संकुचित करना है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, ग्रस्त होते हैं। ए ऑप्शन में डिस्फेजिया, बी ऑप्शन में डिस्प्रेक्सिया, सी ऑप्शन में है डिसलेक्सिया और डी ऑप्शन में है डिसकैलकुलिया। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालकों को बोलने, सुनने तथा लिखने में कठिनाई होती है। यह पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जो बच्चे की बौद्धिकता के समान स्तर से इसका मुख्य लेना देना नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर पर परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालने तथा एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायता करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इसमें से दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। पियाजे के अनुसार बालक इस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें अंतर करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार की शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? सामान्य शिक्षार्थियों को, पिछड़े शिक्षार्थियों को, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पिछड़े बालकों को। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है। वैसे छात्र जो अपने आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, पिछड़े शिक्षार्थियों की श्रेणी में आते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है सामान्यीकरण, असमायोजन, संस्थायुक्त शिक्षा और डी ऑप्शन में विभाजन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सामान्यीकरण, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य
समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। समावेशी शिक्षा में सामान्यीकरण का निहितार्थ होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की? कोहलबर्ग, जीन पियाजे, एरिक्सन, बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलबर्ग। बालकों के चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर अथवा अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनके नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाएं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षा की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, सरल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, योजना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, सहभागिता यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभव का। बी ऑप्शन में रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करते हों। सी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उन्हें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। और डी ऑप्शन में शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करे जो शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सकें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भत्सना। तो यहाँ पर दोस्तों आंशिक पुनर्बलन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से, घर्षणात्मक रूप से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, सतत रूप से। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलने वाली अंतःक्रिया सीखने की सतत प्रक्रिया को दर्शाती है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर भी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, वैज्ञानिक रूप से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निरीक्षण से, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सांवेगिक विकास के अंतर्गत आने वाले संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार प्रायः अस्थिर होता है जो बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर होने लगता है। विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला दोस्तों प्रश्न है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं? ऑप्शन है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, बी ऑप्शन में है संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, सी ऑप्शन में है नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, और डी ऑप्शन में है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। जनसंख्या विकास और भूमि विकास विकास के मापक नहीं हैं। विकास शब्द कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। इन परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप में मापना कठिन होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास विकास के प्रमुख रूप हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।